हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज में, जिसमें हम देख रहे थे इंट्रोडक्टिव लेक्चर, जो पॉलिटी का ओवरव्यू, जिसमें हम ओवरव्यू रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे थे जो बेसिक मूलभूत, जैसे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और संघ मतलब राष्ट्रपति शासन या फिर संसदीय शासन, दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं। इस तरह के एमसीक्यू हम प्रैक्टिस कर रहे थे इस सीरीज में। पिछला सीरीज में हमने देख लिया था। आज के हम उसे कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे कुछ एमसीक्यू। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। आपको ये बताना है कि संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। कथन ए दिया है लिखित संविधान, 2 दिया है एकीकृत न्यायपालिका, 3 दिया है द्विसदनीय व्यवस्था, 4 दिया हुआ है अखिल भारतीय सेवाएं, 5 दिया है आपातकालीन प्रबंध प्रोविजन। तो बताइए इनमें से कौन सा संघात्मक प्रोविजन है। वैसे सभी लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। अगर हम एक एक करके इसमें समझे, एकीकृत न्यायपालिका, देखिए एकात्मक व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका, अब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ऑल इंडिया जो सर्विसेज, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ देखें तो आपातकालीन प्रोविजन, इसमें क्या होता है कि राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये एकीकृत की तरफ इंडिकेट करता है। ऐसे में आपको बचेगा केवल 1 और 3, और आप आसानी से आंसर लगा लेंगे सी। अब इस तरीके से एलिमिनेट करके आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, लिखित संविधान मतलब शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो ये तो बिल्कुल सही है। संघात्मक मतलब अलग अलग राज्य मिल करके जो संघ बनाते हैं तो उसको मतलब उसको संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो ये तो सही है। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व, और लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद किसी भी राज्य को उसके सहमत के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कार्य, कोई भी कार्य सौंप सकती है। किसको, राज्य को। दूसरा चीज देखें यहाँ पे, तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमत से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा पढ़ते ही, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत नॉर्मल थे। सी इसका सही आंसर। देखिए अब क्या होता है कि राज्य के पास, अगर मान लीजिए यहाँ पे समझ लेते हैं, एक तरफ राज्य हो गया और दूसरा यहाँ पे सेंटर। सेंटर के पास क्या क्या प्रोविजन है कि वो राज्यों के पास अपने कार्यों को कार्यपालिका को सौंप सकता है, उनके पास अपने कार्यपालिका को के कार्यों को सौंप सकता है। किसको, राज्यों को। तो ये सेंटर कर सकता है, पहला राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा संसद के द्वारा। राष्ट्रपति के संबंध में क्या प्रोविजन है कि राष्ट्रपति राज्य की राज्यपालिका से, राज्य की विधानसभा से सहमत लेकर के फिर सौंपेंगे। अगर वो सहमत नहीं है तो नहीं सौंप पाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन संसद बिना सहमत के भी सौंप सकती है। लेकिन अगर हम पूछे आपसे कि राज्यों के पास क्या प्रोविजन है अपने कार्यों को सेंटर के पास सौंपने का, तो क्या है कि ये राज्यपाल केंद्र सरकार मतलब संसद से पूछेंगे कि क्या हम आपको सौंप सकते हैं। फिर अगर संसद एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो कोई प्रोविजन नहीं है। इनके पास केवल एक ऑप्शन है, और संघ केंद्र के पास 2 ऑप्शन है, राष्ट्रपति और स्वयं खुद संसद। लेकिन इनके पास केवल राज्यपाल होते हैं। किसके पास, राज्यों के पास। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। कथन ए दिया है बहुमत दल का शासन, 2 दिया है दोहरी कार्यपालिका, 3 दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व, और 4 दिया है शक्तियों का पृथक्करण। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और इसमें जिन लोगों ने लगाया है अपना डी, उनका सॉरी सी, उनका बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए भारत में शक्तियों का पृथक्करण का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ब्राज़ील में, यूएसए में, क्योंकि वहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका दोनों सेपरेट होती हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, लेकिन भारत में उत्तरदायी होते हैं। तो 3 इसमें 4 गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। यहाँ पे अगर देखें संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, तो संसदीय प्रणाली की विशेषताएं ये होती हैं कि यहाँ पे दोहरी कार्यप्रणाली होती है, बहुमत दल का शासन होता है, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। और अन्य चीज़ें देखें तो निचले सदन का विघटन होता है। तो क्या होता है, कार्यपालिका का भी विघटन हो जाता है। तो और अन्य चीज़ें यहाँ पे देखें, मतलब अध्यक्षीय प्रणाली में देख लीजिए तो एकल कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका मतलब लोकसभा के प्रति वो जिम्मेदार नहीं होती है, और इनकी स्पष्ट निर्धारित होता है कि ये 4 साल काम करेंगे ही। ये 4 साल मतलब यूएसए के कॉन्सेप्ट से हिसाब से देखिए। दूसरा चीज़ देखें तो राष्ट्रपति मतलब अर्थात कार्यपालिका और विधायिका के प्रति स्पष्ट विभाजन देखने के लिए मिलता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है। यहाँ भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के बारे में बताना है। कथन एक कह रहा है कि राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है। कथन दो कह रहा है किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। कथन तीन कह रहा है भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो बताइए इनमें से भारतीय परिसंघ व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ सामान देख करके कट कर दिया तो उनका बिल्कुल बिल्कुल सही काम किया, ये पहला गलत है। बाकी दो बातें बिल्कुल सही हैं, इसका सही आंसर बी है। देखिए नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर, उसमें से एक को घटा दीजिए, असम को कम कर दीजिए, 6 बचे और एक गोवा, इन सब में केवल एक एक है। अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो उसमें कितने हैं, 31 है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में कितने हैं, 19 हैं। कैसे हैं, क्योंकि सब में असमान है। अगर समान होते तो सबके पास एक एक या दो दो ही होते, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से होता है ना, तो सब में सेपरेट अलग अलग डिफरेंट है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा चीज़ देखें, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती। तो आर्टिकल 1 जब पढ़ेंगे आप तो उसमें ये प्रोविजन दिए गए हैं। अगर दोहरी नागरिकता की बात करें तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। हाँ, ये दो पहचान होती है, क्षेत्रीय पहचान होती है और एक नागरिकता होती है। इस तरह के होता है, दो पहचान होती है। एक तो पहले भारतीय है, दूसरा गुजराती, हिंदुस्तान गुजराती, उत्तर प्रदेश, बिहारी या फिर हरियाणवी या फिर राजस्थानी, ये दूसरी पहचान हो जाती है। तो दो पहचान है लेकिन दो नागरिकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। कथन दो कह रहा है संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा रहे होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था बिल्कुल सही है। देखिए संघवाद का मतलब क्या होता है कि राज्य और क्या होता है, केंद्र, तो दोनों का होना क्या है, संघवाद है। दूसरा चीज़ देखिए तो यहाँ पे संघवाद का अर्थ एक से ज़्यादा स्तरों पर शासन का होना, तो ये बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों का भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही था, इसमें सी जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के बारे में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, किसमें, लोकतंत्र में। कथन दो कह रहा है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। कथन तीन कह रहा है कि प्रत्येक मत का एक ही मूल्य होता है। तो बताइए इनमें से लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए पहला कथन इसमें देखें तो इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें सत्तासीन सरकार के हारने की या फिर जीतने की संभावना होती है, मतलब सरकार गिर भी सकती है या फिर बना भी सकती है। तीसरा कथन देखें तो प्रत्येक मूल का मतलब प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। आप वोट दें या फिर शर्मा वर्मा कोई भी वोट दें, सबके वोट का मूल्य समान होता है। तो इसमें जिन लोगों ने लगाया था तीनों कथन सही, अर्थात बी उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत में प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देना हो तो निम्न में से कौन से उपाय सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कथन ए दिया है टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण। दो दिया है राज्यों की कर राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाना। कथन तीन दिया है राज्यों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए समिटों का आयोजन करना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, पर मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए सही है। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे देखिए तो टॉप टू बॉटम तो ये बिल्कुल गलत है। डाउन टू टॉप बॉटम मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नीचे से ऊपर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो सही होता है। बाकी दो बातें तो बिल्कुल सही है। उनके राजस्व में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होगी तो वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएंगे और उनको मौका मिलेगा समिट का आयोजन करके कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर पाएँ, तो सही है। दो और तीन इसमें सही है। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही। पहला कथन गलत था क्योंकि टॉप टू बॉटम दे दिया था, जबकि होना चाहिए बॉटम टू टॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है भारतीय संविधान में परिसंघ शब्द का उपयोग नहीं है। कथन दो कह रहा है देश के विशाल आकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में संघवाद। दूसरा कथन कह रहा है देश के विशाल आकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया। कथन तीन कह रहा है संविधान का लचीलापन संविधान की एक संघीय विशेषता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें यहाँ पे संविधान का लचीलापन और संविधान का संघीय विशेषता को देख करके कट किया तो बिल्कुल सही काम किया। ये एकात्मक विशेषता है ना कि संघीय। ठीक है, अगर संघीय विशेषता में ये ऐसी विशेषता सम्मिलित कर दी जाएगी तो केंद्र ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा।
कि इनके ऊपर, राज्यों के ऊपर, इसलिए ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो 3 कट हो गया। अगर दूसरा चीज़ देखें यहाँ पे, तो फेडरेशन शब्द भारतीय संविधान मतलब परिसंघ शब्द भारतीय संविधान में उपयोग नहीं किए गए हैं, तो बिल्कुल सही है। राज्यों का संघ शब्द यूज किया गया, मतलब राज्य संघ मतलब केंद्र तो नष्ट हो सकता है, मतलब केंद्र में कोई भी सरकार आ सकती है, जा सकती है, केंद्र का कोई भी विघटन नहीं होगा, लेकिन राज्यों का विघटन किया जा सकता है। लेकिन राज्य स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते हैं राज्य, लेकिन अमेरिका में हो सकते हैं, लेकिन भारत में मतलब परिसंघ में ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया कि राज्य अपनी मर्जी से अलग हो पाए, क्योंकि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। सबको मतलब अनिवार्य रूप से उसमें भाग रहना पड़ेगा उसके अंतर्गत। तो 1 और 2 इनमें से सही है। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है गणतांत्रिक व्यवस्था, कथन 2 कह रहा है संसदीय संप्रभुता, कथन 3 कह रहा है मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व, 4 कह रहा है प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। तो भारतीय संसदीय प्रणाली में से उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए पहला, अगर हम, उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिया होगा, अगर हम सीक्वेंस में देखें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो बिल्कुल सही है, भारत में ये है, तो पहला तो नहीं हमारा आंसर हो सकता। संसदीय संप्रभुता, तो ये बिल्कुल गलत है, भारत में क्या है, संसदीय संप्रभुता नहीं है। दूसरा देखें यहाँ पे, तो मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व, तो ये भी हमारे वहाँ नहीं है, ये सब यूके का कॉन्सेप्ट है, हमारे वहाँ नहीं है। प्रधानमंत्री निचले सदन का होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, हमारे वहाँ वो राज्यसभा से भी होते हैं, मनमोहन सिंह एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे हमारे वहाँ संवैधानिक संप्रभुता है, ना कि यहाँ पे संसदीय संप्रभुता, तो आप इसको कट कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया, 2, 3, 4, सी इसका सही आंसर, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है जिन देशों के पास अपना संविधान होता वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। कथन 2 दिया है संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। बताइए चीन के पास संविधान है, चीन क्या लोकतांत्रिक देश है? नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास संविधान हो वो लोकतांत्रिक हो, ये चीज़ गलत हो गया पहला। दूसरा यहाँ पे सही है, डीपीएसपी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी अब देखेंगे तो वहाँ पे बताया है कि राज्यों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो उस दिशा में कार्य कर सकें, तो इसलिए 2 इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा मापदंड है जिसके आधार पर लोकतंत्र का मूल्यांकन करना गलत है। ए दिया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी दिया है व्यक्ति की गरिमा, सी दिया है विधि की समझ समानता, और डी दिया है बहुसंख्यकों का शासन। तो बताइए इनमें से किसके आधार पर लोकतंत्र का मूल्यांकन गलत है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया मेजोरिटी का शासन, उन्होंने बिल्कुल सही चयन किया है। बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता, माइनॉरिटी और जो अल्पसंख्यक हैं या फिर जो निम्न समुदाय हैं उनका भी अधिकार होता है उतना ही जितना कि एक उच्च वर्ग का होता है। तो डी जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जाता है। कथन 2 दिया है संविधान में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था को अस्वीकृत किया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें पहले कथन में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, निचले सदन के प्रति। तो पहला कथन सही है। दूसरा चीज़ देखें तो आप देखेंगे कि विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विधानसभा में भी मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, विधानसभा के प्रति, और आप देखेंगे लोकसभा में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दूसरा कथन गलत कह रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गलत चुनना था और गलत है। यहाँ पे कह रहा है संसदीय शासन व्यवस्था को अस्वीकार किया गया दोनों स्तरों पर, बिल्कुल गलत, तो दोनों पे स्वीकार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है यह कार्यकाल की अवधि के मामले में संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात यहाँ पे कर रहा था, राष्ट्रपति शासन। दूसरा कथन देखें, इसे नियत कार्यकारी शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, राष्ट्रपति या फिर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संबंध में।
चलिए देखते हैं पहला, यह कार्यकाल की अवधि के मामले में संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा चीज़ देखें तो इसे नियत कार्यकारी शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेपरेट होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ देखें तो यहाँ पे इनको निचले सदन में अर्थात वहाँ पे सीनेट के मामले में उनको किसी तरह का कोई जवाबदेह नहीं होना पड़ता है, जैसे कि हमारे वहाँ लोकसभा में मंत्रिपरिषद जवाबदेह होती है, लेकिन वहाँ पे नहीं होती है। दूसरा चीज़ देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों का अध्यक्ष होता है। कथन दो देखें तो किचन कैबिनेट की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है। कथन तीन देखें तो राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कथन चार देखें तो शक्तियों के पृथक्करण, सॉरी हमने पिछले में शायद सीनेट बोल दिया था, कांग्रेस होता है निचले सदन का नाम है। चौथा कथन देखें तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए, इसमें जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों का अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही है, जो कि भारत में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष, और भारत में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें, किचन कैबिनेट की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। जो उनके कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका केवल सलाह वो देते हैं, कोई बाध्यकारी नहीं होता है राष्ट्रपति के प्रति। दूसरा यहाँ पे देखें तो राष्ट्रपति और उसके सचिव की कृति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन देखें तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी इसमें कथन सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन से संविधान की एकात्मकता की विशेषताएं हैं। एकात्मकता की विशेषताएं हैं, आपको ये बताना है। कथन एक दिया है, राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा लोगों का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करती है। कथन दो कह रहा है, संघ सूची में राज्य सूची के अधिक विषय सम्मिलित होते हैं। कथन तीन कह रहा है, संविधान का अधिकांश हिस्सा संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, या तो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से। तो बताइए इसमें से एकात्मकता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें हम पहले कथन में, तो पहला कथन जहाँ कह रहा है कि राज्यसभा भारत, ये कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। जहाँ कह रहा है कि राज्यसभा भारतीय संघ में के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये किसकी विशेषता है, ये संघीय विशेषता है। अब एक को कट कर सकते हैं, दूसरा इसमें सही है क्योंकि संघ की सूची में अधिक विषय सम्मिलित हैं। तीसरा कथन देखें तो संविधान का अधिकांश हिस्सा संसद द्वारा संशोधित किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये एकात्मक विशेषता है, तो इसमें सही है दो, बी इसमें करेक्ट आंसर था। 2 और 3 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संसदीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है। जिन लोगों ने इसमें चलिए इसमें पहला देख लीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व 2 दिया है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व 3 दिया है, एकल कार्यपालिका। तो आपको इसमें बताना संसदीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है इनमें से कौन। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, और जिसमें जिन लोगों ने लगाया है डी उनका बिल्कुल सही है। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व कॉन्सेप्ट किसका, संसदीय व्यवस्था का, तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं होता है, राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। लेकिन यहाँ पे संसदीय शासन की बात करें तो प्रधानमंत्री बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एकल कार्यपालिका तो ये बिल्कुल गलत है, दोहरी कार्यपालिका होती है। तो यहाँ पे 3 गलत हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। अब अपना फीडबैक जरूर दें।